डियर टीचर्स नमस्कार। मैं मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट जो 7 जुलाई में होने वाला है उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और ये जो सीरीज चल रही है सीटेट ईवीएस के लिए, तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ पर जा कर के आप भी उसको पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आपके जो सीटेट में नंबर जो ईवीएस के हैं 30 में से आउट ऑफ 30 आए। दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पल्स पोलियो अभियान के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम लोग का जो भारत देश है पोलियो मुक्त हो गया है 2014 में, मीन्स 2011 में जो है मरीज आना बंद हो गए थे पोलियो से होने वाले मरीज आना बंद हो गए थे। ठीक है, अब हम सतत विकास के बारे में डिस्कस करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन कब हुई थी? 2015 में बैठक हुई थी। सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का फैसला लिया गया था। इस बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य दिए गए हैं। कितने के लिए? 15 साल के लिए 17 लक्ष्य दिए गए हैं। गोल कितने हैं? 17 गोल हैं और 2015 में ये बैठक हुई थी। 2050 में मीन्स ये 2000 जो 15 से 15 साल मतलब कि 2030 तक 17 लक्ष्य हमारे जो सम्मेलन में दिया गया था। ठीक है, तो 2016 से लेकर के 30 तक की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था। सबसे बड़ा ये बैठक था जिसमें 193 देशों ने भाग लिया था। कंट्री कितनी थी? 193 देशों ने भाग लिया था। अब सस्टेनेबल विकास का लक्ष्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है, एसडीजी, इसी को बोला जाता है एसडीजी इंडेक्स के 17 लक्ष्य क्या है, अब उसके बारे में डिस्कस करें। पहले क्या है? फर्स्ट जो लक्ष्य है गरीबी की समाप्ति, मीन्स नो पावर्टी। पावर्टी नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में गरीबी नहीं रहेगी, क्योंकि गरीबी जो होती है जीव की नाश होती है। जहाँ पे गरीबी रहेगी वहाँ पे अपवित्रता, गंदगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे देखते, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके पे डिस्कस करते हैं। क्या है? 17 जो ये लक्ष्य जो है ना, इन सबों को एक एक करके पॉइंट करके डिस्कस किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग दूसरी जो है उसको बारे में डिस्कस किया है, भूखमरी से मुक्ति, जीरो हंगर इंडेक्स होना चाहिए। हंगर इंडेक्स कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए हमको। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? लोगों के स्वास्थ्य और आरोग्यता के बारे में बात करना। हम इस गुड हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में, गुड हेल्थ, अगर मान लीजिए किसी भी देश के आदमी जो हैं, जनता जो है, पॉपुलेशन जो है, अगर हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी तो उस देश का डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होगा। मीन्स अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन को असेट्स के रूप में देखा जाता है, किसके रूप में? असेट्स के रूप में देखा जाता है। गुणवत्तापरक शिक्षा, क्या? क्वालिटेटिव एजुकेशन, जैसे गुणवत्तापरक शिक्षा अगर रहेगी तो हम लोग का देश बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप देखिए अब इसी में बीटीसी बीएड का विवाद चल रहा था, तो वहाँ पे क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए ही बीएड वालों को बाहर निकाला गया, क्योंकि जो 1 to 5 वालों के लिए एजुकेशन दी जाती है वो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए ही दी जाती है। अब लैंगिक समानता मीन्स जेंडर इक्वलिटी, अगर मेल और फीमेल है तो सबको समान कार्य करने के अधिकार देने चाहिए और समान कार्य के लिए समान पैसे भी उनको देने चाहिए, ये लैंगिक समानता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्या है? जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर, अगर आदमी क्लीन वाटर पिएगा तो फिर उसको कोई भी डिजीज वाटर से होने वाली नहीं होगी बीमारी। ठीक है, और सैनिटेशन, जहाँ पे सफाई रहेगी, स्वच्छता रहेगा, स्वच्छता जहाँ पे रहेगा वहाँ पे भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। मीन्स हमको क्लीन वाटर और सैनिटेशन बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है? तो किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल होना चाहिए और उसके साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा होना चाहिए। तो ये भी हर एक देश में प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे हम लोग के देशों में क्या हो रहा है इस समय, इंडिया में क्या हो रहा है कि अफोर्डेबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो एलपीजी आती है, हमारे घरों में एलपीजी जलाई जाती है, वो उसका जो है दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, अफोर्डेबल नहीं है, सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वो क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए। मीन्स उससे कोई भी धुआं और ये सारी चीज़ें नहीं निकल जाए, जैसे कि हमको लंग डिजीज ये सब सारी चीज़ें ना हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला डिजीज ना हो। अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट 8वां वाला जो पॉइंट है, उत्कृष्ट कार्य, क्या? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, क्या? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी
होना चाहिए हमारे। अगर मान लीजिए कि हर एक साल हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए, क्योंकि पैसे की कमी होते धीरे धीरे चली जा रही है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमको। क्या होना चाहिए कि सबको, जो भी जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उनको पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए और खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 9 पॉइंट क्या है, उद्योग और नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। क्या, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इनोवेशन और क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। इंडस्ट्री में उद्योग जब लगेंगे तभी तो वहाँ पे वर्क लोग कार्य करने के लिए जाएंगे, और उसके साथ साथ इनोवेशन भी होना चाहिए, नए नए चीज़ें क्रिएटिव करना चाहिए, इनोवेटिव चीज़ें थिंकिंग करनी चाहिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन कब आएगा, इनोवेशन तब आएगा जब बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकली लैब में उनको एक्टिविटी कराई जाएगी, तब इनोवेशन आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट हम असमानताओं की में कमी, रिड्यूस इनइक्वलिटी, इक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी है उसमें कमी आनी चाहिए। जो इनइक्वलिटी हर जगह दिखाई जा रही है उसमें कमी आनी चाहिए। जब ये कमी होगा तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, सभी लोगों का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास होना चाहिए। मीन्स सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग करना चाहिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग अगर उसका यूज कर रहे हैं, और उत्पाद और उपभोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और कंजम्पशन अच्छे से होना चाहिए। मीन्स अगर जितना वस्तु हम लोग मार्केट से लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको सड़ा करके फेंक दिए, हमको ऐसे करना चाहिए कि कब जितना लाना चाहिए उतना ही यूज करके हमको रखना चाहिए, जिससे कि और आने वाले समय में उसकी कमी ना हो। अब क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट में एक्शन क्या होना चाहिए, क्लाइमेट की, जलवायु की जो कार्रवाई हो अच्छे से होनी चाहिए। क्लाइमेट की एक्शन अच्छे से होनी चाहिए। जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन, लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीव जो होते हैं उनकी सुरक्षा करना चाहिए। जल में ही जैसे सुरक्षा करना चाहिए, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, गंगा डॉल्फिन है तो उसका भी सुरक्षा हर जगह करते रहना चाहिए। भूमि पर जीवन, जो लैंड पे जो लाइफ है उन सबों को भी जीवन की सुरक्षा करना चाहिए। और शांति और न्याय के लिए संस्थान, कुछ पीस एंड जस्टिस के लिए भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, तो उन सबों में भी हम लोगों को पालन करना चाहिए। लक्ष्यों के लिए भागीदारी क्या होनी चाहिए, अगर आपके गोल बना रहे हैं, कोई भी गोल है तो उसको अचीव करने के लिए पार्टनरशिप करना चाहिए, जैसे कि वो चीज़ों को एक एक चीज करके हम लोग क्या करें, मतलब कि अचीव करते चलें और हम लोग का विकास होते चले, डेवलपमेंट होते चले। नेक्स्ट अब पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं क्या कि वेलक्रो होता क्या है। वेलक्रो आपने देखा होगा, जो आपने बैग में जो चर चर की आवाज़ आती है, चिपकाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा ये चिपका करके बंद कर देते हैं, या जूते में भी ये होता है, या और कोई भी जो बैग में ये सारी चीज़ें होती हैं। वेलक्रो मीन्स 1948 में एक घटना है, 1948 की एक घटना है ये। जब उसके पहले उस समय 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हो गया था, बट ये कब की घटना है, 1948 की है, एक साल बाद की घटना है। जब एक दिन जॉर्ज मेस्टर ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा, किसको, जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको अपने कपड़ों पर चिपका देखा तो वे हैरान रह गए। इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक हैं थे, और इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेस्टर ने क्या बताया कि उनको आइडिया है, वेलक्रो बनाने का आइडिया आया, और उन्होंने बना करके दिखाया कि ये ऐसे बनाया जाता है, और उसके साथ ये चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में यूज की जाती है। वेलक्रो हर जगह यूज़ की जाती है, हम अपने कपड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ और जो पट्टी बांधी जाती है, गर्म पट्टी, उसमें भी ये यूज किया था वेलक्रो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं क्या, रेल टिकट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेल टिकट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। श्रेणी, कौन सी श्रेणी का है, S1 का है, S2 का है, या जनरल का है, या AC का है, स्लीपर का है, कि थर्ड AC का है, ये सारी चीज़ें श्रेणी में लिखा रहता है। और ट्रेन का कौन सा ट्रेन नंबर है वो भी टिकट पे लिखा रहता है, और ट्रेन का नाम भी लिखा रहता है, कौन सा ट्रेन से जाना है उनको। ठीक है, जनरल वाले में तो नहीं लिखा रहता है, बट स्लीपर और जो थर्ड AC है या AC वाला है, तो उसमें रेल के टिकट पे टिकट का नाम, ट्रेन का नाम भी लिखा रहता है। सफ़र शुरू होने का तारीख और समय भी लिखा रहता है, कब से कब तक सफ़र शुरू हो रही है। और गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन भी लिखा रहता है, कहाँ पे पहुँचना है, तथा तारीख और समय भी उस पर लिखा रहता है।
टिकट प्रारंभ होने का समय भी होता है, कब से प्रारंभ हो रहा है टिकट, टिकट समाप्त होने का भी स्थान होता है। टिकट प्रारंभ होने का स्थान और उसके साथ साथ टिकट समाप्त होने का भी स्थान रेल टिकट पे होता है। ये पूछा जाता है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि रेल टिकट पे कौन कौन सी जानकारी दी गई होती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जो एनसीईआरटी ने जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग पूछता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर आप लर्न कर लेते हैं जिससे कि बहुत सारी चीज़ें नंबर गेन कर सकते हैं। बर्थ का नंबर भी दिया रहता है, उसके साथ साथ किराया भी होता है। क्या होता है? किराया, कितना किराया, फेयर कितना लगा है वो भी दिया रहता है, और कुल उसके डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है वो भी इसका दिया रहता है कि जो डेस्टिनेशन होता है और उसके साथ साथ जहाँ से शुरू होता है उसकी दूरी कुल कितना है। उसके साथ साथ पीएनआर संख्या, पीएनआर नंबर भी टिकट का दिया रहता है। रेल के टिकट पे इतनी सारी जानकारियाँ दी रहती हैं जिससे कि आपको बता सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको डिस्कस करते हैं। पानी में दी गई जानकारी, पानी की बिजली में दी गई जानकारी कौन सी है? तो उस विभाग, जैसे जल विभाग जो रहेगा तो उस विभाग का नाम रहेगा। ठीक है, राज्य सरकार का नाम रहेगा, अलग अलग स्टेट जो गवर्नमेंट जो जारी करती है वो स्टेट गवर्नमेंट का नाम रहेगा। अब बिल किसके नाम पे है, ये भी जल विभाग के नाम, मतलब कि जो आदमी, जिस आदमी को जल यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। कितने महीनों का बिल है ये भी आ जाएगा, और बिल किस तारीख तक का है ये भी उस पर आता है। कितने पैसे भरने पड़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें पानी के बिल में दी गई जानकारी होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इकोसिस्टम समझ लीजिएगा कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। सजीव और निर्जीव घटक, क्या? सजीव और निर्जीव घटक, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जलीय हो या स्थलीय, उसकी संरचना दो घटकों से मिलकर होती है। कौन? सजीव घटक और निर्जीव घटक, मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। अब लिविंग घटक क्या होता है, सजीव घटक क्या होता है, लिविंग कंपोनेंट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सजीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव ये सारे आते हैं, और ये घटक एक दूसरे के लिए पोषण का कार्य करते हैं। किसका? आहार का कार्य करते हैं, पोषण। न्यूट्रिशन के आधार पर सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। न्यूट्रिशन के आधार पर सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किसमें? उत्पादक में, और किसमें बांटा गया है? देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या दिया गया है, ये ग्रास है, ये उत्पादक हो जाएगा। ग्रास को कौन खाता है? ग्रास होपर खाता है। कौन खाता है? ग्रास होपर। उसके बाद ग्रास होपर को कौन खाता है? मेढक खाता है। और उसके बाद मेढक को कौन खाता है? स्नेक खाता है। मतलब कि ये स्नेक खा लेता है, मतलब कि सांप खा जाता है चूहे को, मतलब चूहे को, उसके साथ साथ फ्रॉग को भी खा जाता है। और अब स्नेक को कौन खा जाता है? सांप को कौन खाता है? जो चील होते हैं, बाज होते हैं, ये सब सांप को खाते हैं। और फिर फिर उसके बाद किसको, जब ये मरते हैं तो इसको कौन खाता है? बैक्टीरिया और फंगस खा जाते हैं। ये इकोसिस्टम है। क्या है? एक इकोसिस्टम है। इसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनी होती हैं, इसी को इकोसिस्टम बोला जाता है। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों भी होती हैं। सजीव घटक में कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। अब उत्पादक क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। क्या? ऑटोट्रॉफ्स होता क्या है कि जो सजीव घटक, लिविंग कंपोनेंट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इन्हें उत्पादक, प्रोड्यूसर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर भी ये होते हैं, उत्पादक भी होते हैं। ये पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर कौन है, ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में प्रोड्यूसर कौन है, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? जल को लेकर के क्लोरोफिल की सहायता से अपना फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं। अब उपभोक्ता कौन होता है? अब जो ये भोजन बनाया गया है उसको जो यूज करेगा वो उपभोक्ता हो जाएगा, मीन्स कंज्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक कार्य अर्थात हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें
परपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषी कहते हैं। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है, पार्ट्स में बांटा जा सकता है। किसको? उपभोक्ता का। अब प्रथम चरण के उपभोक्ता कौन होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रथम चरण के उपभोक्ता, फर्स्ट स्टेज कंज्यूमर्स, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें फर्स्ट चरण के कंज्यूमर बोले जाते हैं। प्रथम चरण के उपभोक्ता उनको कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि, ये सब क्या है? फर्स्ट चरण के उपभोक्ता हैं। आदि पेड़ पौधों पर ये निर्भर होते हैं। अब हम सेकेंड चरण के उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। द्वितीय चरण के उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीय चरण के उपभोक्ता कौन कौन होते हैं? सेकेंड स्टेज कंज्यूमर, जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जो शाकाहारी जंतुओं को, जिन्होंने शाक खाया, वो प्रथम करण के स्टेज के क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता हो जाएंगे। अब सेकंड, जो शाकाहारियों को खाएंगे जंतुओं को, वो क्या हो जाएंगे? द्वितीय चरण के उपभोक्ता हो जाएंगे। जैसे शेर, चीता और भेड़िया आदि, बकरी, हिरण, खरगोश शिकार करते हैं। शेर, चीता, भेड़िया आदि किसका शिकार करते हैं? बकरी, हिरण, खरगोश और का शिकार करते हैं। तो क्या आ जाएंगे? ये जो बकरी, हिरण, खरगोश, ये प्रथम चरण के उपभोक्ता हो गए। अब ये शेर, चीता और भेड़िया क्या हो गए? द्वितीय चरण के उपभोक्ता हो गए। मेढक जो होता है द्वितीय चरण का उपभोक्ता आता है, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े को खाता है। किसको खाता है? कीड़े मकोड़े को खाता है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? तृतीय चरण के उपभोक्ता, थर्ड स्टेज कंज्यूमर। इसी प्रकार द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव को तृतीय चरण के उपभोक्ता कहते हैं, या उपमार्जक बोलते हैं, डिटर्जेंट कहलाते हैं। जैसे गिद्ध, बाज, चील, सांप, कौवा मृत जानवरों को मांस खाते हैं, जानवरों का मांस ये खाते हैं, इसे तृतीय चरण के उपभोक्ता बोलते हैं। अब हम इसके डिकम्पोजर के बारे में देखेंगे। क्या है? अपघटक, डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं, उसको डिकम्पोजर बोलेंगे। प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों, डेड ऑर्गेनिज्म एवं सड़ी गली वस्तुओं को खा करके इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। मृत शरीर के पोषण में लेने के लिए इन्हीं कारण मृतपोषी या स्कैवेंजर भी बोलते हैं। डिकम्पोजर को स्कैवेंजर भी बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं किसके बारे में? डिस्कस करते हैं निर्जीव घटक के बारे में। किसके बारे में? निर्जीव घटक। कौन है निर्जीव घटक? कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, ये पूछा जाता है कि नॉन लिविंग घटक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जल मंडल, वायुमंडल, ये आते हैं किसमें? निर्जीव घटक में। अब इसके अंतर्गत और भी सारी चीजें आती हैं, जैसे चट्टानें, मिट्टी, पानी और जलवायु आदि निर्जीव घटक में आते हैं। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से होता है। सजीवों का विकास निर्जीव घटक के कारण ही अच्छे से होता है। किसी भी निर्जीव घटक से अधिक या कम होने का पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। कोई भी निर्जीव घटक अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की व्यवस्था हो जाती है। अब हम एनर्जी के बारे में कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी, हम फिजिक्स में बोले तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। अब उसको छोटा सा लेवल जो है 6 to 8 का या 1 to 5 का, तो उसमें क्या करें? ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य होता है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। सनलाइट में पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसलिए इन्हें उत्पादक ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। शाकाहारी पौधों को खाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं लोग, वो पौधों को खाते हैं, वे उपभोक्ता कंज्यूमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उन उपभोक्ता कहलाते हैं। मीन्स पेड़ पौधों को खाने वाले को क्या बोलेंगे? शाकाहारी बोलेंगे, और उनको उपभोक्ता भी, फर्स्ट कंज्यूमर भी बोलते हैं। मांसाहारी शाकाहारियों को खाते हैं। मांसाहारी किसको खाते हैं? शाकाहारियों को भोजन के रूप में बनाते हैं, भोजन के रूप में बनाते हैं, मतलब खाते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का हस्तांतरण एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक होता है। कुछ ऊर्जा हीट के रूप में विलीन हो जाती है। कुछ ऊर्जा क्या होती है? हीट के रूप में विलीन हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा जो संसाधन, जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनका कैसे वर्गीकरण किया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज नवीनीकरण के आधार पर, बेस्ड ऑन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यूअल किया जाता है उसके आधार पर नवीनीकरण ऊर्जा। ये ऊर्जा के संसाधन होते हैं। क्या होते हैं?
ये ऐसे ऊर्जा के संसाधन होते हैं जिनकी उपलब्धता बनी रहती है और जिनका नवीनीकरण हो सकता है, मतलब रिन्यूएबल हो सकता है। और सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत हैं। रिन्यूएबल ऊर्जा के एनर्जी के ये स्रोत होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, मीन्स अनवनकरणीय ऊर्जा। ऐसे संसाधन ऊर्जा के ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनाए जा सकते। इसमें सभी प्रकार के खनिज सम्मिलित हैं किए जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम। ये जब खत्म हो जाएंगे तो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकते। ठीक है। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन हैं। कौन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, मीन्स जो कई करोड़ों साल पहले क्या हो गए कि एनिमल्स और प्लांट्स पृथ्वी के अंदर दब करके उसी में हैं, तो वो फिर फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गए हैं। ठीक है। जीवाश्मीय ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते, करोड़ों साल लग जाते हैं, उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो बहुत अधिक वर्ष पहले जीवित थे और वो वहाँ पे दब गए हैं, मतलब कि पेड़, मतलब कि नीचे। ठीक है। जीवाश्म ईंधन वे पेड़ पौधे जो पृथ्वी के नीचे दब गए हैं वो होते हैं जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। अब हम जीवाश्म ईंधन के बारे में कुछ और भी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स, कोयला क्या दिया हुआ है, कोल दिया हुआ है। ये एक ठोस पदार्थ है। क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। हमारे देश में कोयले की खानें कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, बिहार के रानीगंज में, झरिया में और धनबाद नगरों के पास ये पाई जाती हैं कोयला की खानें। कोयला जो होता है कार्बन का एक रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है जो एक कोयला होता है। ठीक है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एक क्या होता है ग्रेफाइट होता है, एक क्या होता है डायमंड होता है, तीसरा क्या होता है, ये कोयला होता है। अब हम ऑयल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमको मिलता है ऑयल। ये एक द्रव है धातु, क्या है, द्रव है। और भारत में तेल पश्चिमी तट पर मिलता है। कहाँ पे, पश्चिमी तट पे, राजस्थान, गुजरात तथा असम के डिगबोई से तेल क्षेत्र पाया जाता है। असम के डिगबोई क्षेत्र में तेल पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। खाना पकाने के लिए प्रयोग में आने वाली गैस को क्या बोलते हैं, एलपीजी गैस बोलते हैं या द्रव पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्या पूछा जाता है, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये हमारे सीटेट के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। यह सिलेंडरों में भर करके घर में लाई जाती है। ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी। अब ये सीएनजी का भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। यातायात के वाहनों में प्रयोग में लाई जाती है। सीएनजी का प्रयोग यातायात के वाहनों में भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन हमारा बहुत ही भी कम होता है, मतलब कि कार्बन इमिशन बहुत कम होता है। जैसे बस, कार और स्कूटर, ऑटो रिक्शा और टैक्सियों आदि में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। और मेथेन के बाद एथेन आता है तो C2H6 होता है, ये एथेन का फार्मूला होता है। मैं बता दूं कि आपको, देखिए कि हर जगह अब क्या किया जा रहा है कि सीएनजी बस के यूज किए जा रहे हैं या सीएनजी चीज़ों का यूज किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ से कार्बन इमिशन बहुत कम होता है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसें भी यूज की जा रही हैं, क्योंकि 2070 तक कार्बन इमिशन, जीरो कार्बन इमिशन हो जाए। जो ये हम लोग का क्या है प्लान है कि पूरे विश्व का प्लान है कि 2070 तक कार्बन इमिशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं ऊर्जा के क्या पारंपरिक गैर परंपरागत स्रोत। क्या, गैर परंपरागत स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नवीनीकृत संसाधन है। क्या है, नवीनीकृत संसाधन है और यह कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। सौर ऊर्जा, क्या, सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी के बारे में देख लीजिए, ये बहुत ही बड़ी एनर्जी है। सूरज जो होता है, सूरज जो सन है, सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे विश्व में। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। यह प्रकृति में व्यापक रूप में पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है सौर ऊर्जा।
यह प्रदूषण रहित होती है, मीन्स कोई भी इससे कोई भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। सौर सेल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन नामक पदार्थ का यूज किया जाता है, जिसको हम SI से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं SI से, ठीक है। सिलिकॉन एक क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं फ्लो करे, उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। और सौर सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के और भी चीजों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, उपग्रहों में, संचार तंत्रों और ट्रैफिक सिग्नलों में और खिलौनों आदि में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? विंड एनर्जी के बारे में बात किया। वायु ऊर्जा मीन्स वायु ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। क्या है? वायु ऊर्जा पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए की जाती है और खेतों की सिंचाई के लिए की जाती है। किसके लिए? खेतों की सिंचाई के लिए की जाती है, पानी उठाने के लिए काम हुआ है। और वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें किया जाता है? वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? विंड एनर्जी के द्वारा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स गिरते हुए जल में स्थित ऊर्जा या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। मैंने आपको पिछले भी क्लासेज में डिस्कस किया था कि जहाँ जहाँ पे हाइड्रो आएगा मीन्स वो हम पानी से रिलेटेड कर लेंगे। ये टर्म्स है, ये साइंस का क्या है? टर्म्स है हाइड्रो मीन्स पानी, ठीक है। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है मीन्स हाइड्रो से हमको डर लगना, हाइड्रोफोबिया होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी एनर्जी? ज्वारीय ऊर्जा मीन्स टिडल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र या सागर की लहरों की ऊर्जा है। ज्वार भाटा आता है ना, तो उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। समुद्र में आने वाली ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगा करके विद्युत शक्ति में बदल जाता है। टरबाइन को लगा करके किसमें बदल जाता है? विद्युत शक्ति में बदल जाता है। अब भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। यह ऊर्जा पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। किससे निकालता है? पृथ्वी में जो संग्रहित टेम्परेचर है उससे निकाला जाता है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ दोस्तों कि टेम्परेचर को मापने की यूनिट कौन कौन सी होती है, तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या यूनिट होती है, तो कौन कौन सी होती है। मैं भी बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर को मापने की यूनिट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रायकाइन और उसके साथ साथ केल्विन होती है। मीन्स ये 5 प्रकार के यूनिट मापने के क्या होते हैं? ये यूनिट टेम्परेचर मापने के यूनिट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बायोगैस या जैव गैस। क्या? बायोगैस या जैव गैस या गोबर गैस ऊर्जा कैसे मिलती है? बायोमास वह पादप सामग्री है। क्या? बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप बायोगैस का या बायोमास का निर्माण होता है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जला करके इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण: गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि को जैव गैस के द्वारा निकाला जाता है या गोबर गैस के द्वारा निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ से ऊर्जा जो निकलती है उसको बोलते हैं बायोगैस ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का हस्तांतरण कैसे होता है? एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का हस्तांतरण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म कैसे होता है? खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होती है, मीन्स फूड चेन का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या है कि उत्पादक होते हैं पौधे को कौन खाता है? हमारी जो गाय भैंस होते हैं वो खाते हैं तो कंज्यूमर हो जाएंगे। गाय भैंस को कौन खाता है? मतलब गाय भैंस या बकरी को कौन खाता है? बकरी को शेर और खा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और द्वितीयक उपभोक्ता मतलब जब ये मर जाएंगे तो कौन खाएगा इसको? कौन खाता है? जब शेर मर जाते हैं तो उनको चील कौवे और ये सब खा जाते हैं तो ये क्या आ जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। अब तृतीयक उपभोक्ता जो खाने वाले तो उसको डिकम्पोजर बोलते हैं, स्कैवेंजर या डिकम्पोजर भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या बोलते हैं? फूड चेन। इन्हीं को फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड चेन। खाद्य श्रृंखला के भोजन के रूप में ऊर्जा को केवल 10% भागी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ट्रांसफर होता है। जैसे
क्या हुआ कि उत्पाद मतलब कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर क्या था, बकरी थी। बकरी से फिर सेकंड कंज्यूमर किसमें गया, हमारे जो शेर है उसमें गया। तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में होता है, फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ स्थानांतरित होता है। यह नियम किसने दिया था, लिंडमान ने दिया था। 10% का नियम लिंडमान ने दिया था, ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। ये पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंडमान का 10% का नियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब जानवर पौधों का उपभोग करते हैं। क्या करते हैं, जब जानवर पौधों का उपभोग करते हैं तो भोजन में लगभग 10% ऊर्जा जानवरों के मांस में समा जाती है और जो अगले पोषी स्तर मांसाहारी के लिए उपलब्ध होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है उसके बारे में, उपलब्ध होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण एनर्जी ट्रांसफर 10% के नियम के अनुसार होता है। प्रत्येक पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में पहुंचती है। इसका मतलब है कि अगर चौथे पोषण स्तर में 7 किलो जूल ऊर्जा है, क्या, चौथे पोषण स्तर मतलब कि क्या हो गया कि जो हमारा चील है, ठीक है, तीसरे पोषण स्तर में क्या हो जाएगा, 70 किलो जूल हो जाएगा। 70 किलो जूल ऊर्जा हो जाएगी। 70 मतलब 7 का जो 10%, 70 का 10% क्या था, 7 था। अब ये 70 किसका 10% है, तो 700 किलो जूल का है, मतलब दूसरे पोषण स्तर में 700 किलो जूल ऊर्जा रही होगी, तो 70 हो गया है। अब ये 700 जूल जो है 10% कैसे हुआ है, पहले पोषण स्तर में कितना था, यानी कि उत्पादन स्तर पे 700 किलो जूल था, तो वो 7000 किलो था, तो ये उसका 10% 700 किलो जूल हो जाएगा। ये ऐसे ही लिंडमान ने दिया था 10% का नियम। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, एक पोषण स्तर से, क्या, एक पोषण स्तर ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा का रासायनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी के रूप में उपलब्ध होती है। मतलब कि 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण होती है। अब हम किसके बारे में डिस्कस, पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है। कैसे बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। बहुत ज़्यादा दिन में, करोड़ों वर्ष बाद बनता है। इसके बनने के लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कितने जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है, गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। ये स्टेटमेंट में दिया जाता है और पूछा जाता है पेट्रोलियम क्या है, तो जिसमें से गंध निकलती है और इसे रिफाइन किया जाता है। क्या जाता है, कंपनियों में रिफाइन किया जाता है, ONGC में रिफाइन किया जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया, ठीक है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल निकलता है, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, और वायुयान में प्रयोग होने वाले आयल, LPG मोम भी निकलता है, कोलतार भी निकलता है, उसके साथ साथ ग्रीस भी निकलता है, उससे बनता है। भारत में तेल क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं, असम, गुजरात, राजस्थान, डिगबोई और मुंबई है तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से तेल क्षेत्र निकाले जाते हैं। असम के डिगबोई में, ये दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और आप अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा। असम के डिगबोई क्षेत्र में, नहर कटिया क्षेत्र में, मोरेन हुगरीजन क्षेत्र में आदि प्रमुख तेल के क्या है, क्षेत्र, यहाँ से तेल निकाले जाते हैं। सबसे अधिक तेल का उत्पादन 3 राज्यों में होता है। कहाँ पे होता है, 3 राज्यों में होता है, असम, गुजरात और राजस्थान के ये क्षेत्र मिलकर के तटवर्ती क्षेत्रों के 96% से अधिक तेल का उत्पादन करते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों की, जो तटवर्ती कोस्टल एरियाज हैं वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे 96% तेल निकाला जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, गैस के बारे में, जो गैस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। मीन सरफेस एरिया और टेम्परेचर में जब कमी रहेगी तो वाष्पीकरण कम होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा या सरफेस ज़्यादा होगा तब भी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े को धो करके बाहर फैला देते हैं तो बहुत जल्दी से सूख जाता है, या आपने उसको ऐसे जैसे धोए हैं वैसे ही रख देंगे तो क्या होगा, वो कपड़ा जल्दी से सूखता नहीं। मीन्स जितना एरिया रहेगा तो वेपोरेशन
ज़्यादा होगा। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती हैं। क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये दोस्तों पूछा जाता है कौन जलवायु परिवर्तन के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और मीथेन गैस जलवायु में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनसे विश्व में गर्मी बढ़ती है। क्या होती है? गर्मी बढ़ रही है। अब भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस पर रोक लगा दी गई, जो एसी में, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता था पहले। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, कौन कौन गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वायुमंडल में एटमॉस्फेरिक गैसेज, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% और ऑक्सीजन 21% होता है। इससे वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग बना होता है। अब नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है, लगभग 78%, और ऑक्सीजन का मात्रा 21% होता है। आर्गन की मात्रा जो होती है एटमॉस्फेयर में 90.93% होती है। कितना? 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? लगभग 0.03 होती है परसेंट में। और हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली और भी अन्य गैसें हैं। इन अन्य गैसें के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण होता है। क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण होता है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती हैं। इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। क्या होती है? इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतह तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण होता है। बहुत ही ये मतलब कि भूमिका अपना निभाती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें ही होती हैं। जब वातावरण में इन गैसों की बढ़ोतरी होती है, वातावरण में जब ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है और यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बनती है। क्या बनती हैं? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बनती है और मौसम चक्र को भी बदल देती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें जितनी अधिक होगी पृथ्वी की सतह का तापमान भी उतना अधिक होगा। इसी वजह से इन सभी गैसों को मिल करके क्या किया जाता है? ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम वातावरण में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली कौन कौन सी गैसें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वातावरण में एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है? कौन कौन सी गैसें हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली गैस है, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। और क्या है? मेथेन CH4, उसके बाद वाटर वाइपर होती है और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O होती है और फ्लोरीन निकृत गैसें फ्लोरिनिस गैसेज होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि मानव निर्मित द्वारा संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसेज निम्नलिखित हैं। कौन कौन? मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, ये मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए गैसेज हैं। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कौन? HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन मतलब PFC, सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6। ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ग्रीन हाउस गैसें कैसे बढ़ती हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं और नगरीकरण अर्बनाइजेशन से भी ग्रीन गैसें बढ़ रही हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति मतलब कि जब हम उपभोक्ता ज़्यादा करेंगे, उत्पादक कम लोग रहेंगे तो क्या होगा? इससे भी होगा। वाहनों में जीवाश्म ईंधनों को जलाने से उत्पन्न धुआं से भी ग्रीन हाउस गैसें में वृद्धि हो रही है। वनों का जब हम विनाश करते हैं तब भी ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। अब एसिड रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? एसिड रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड रेन होता क्या है? हम बता दें कि जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे इंडस्ट्री से निकलता है। किससे? सल्फर डाइऑक्साइड हमारे इंडस्ट्री से निकलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे व्हीकल्स से निकलता है। तो ये जब गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं और उसके बाद जब बारिश होता है, बारिश होगा तो वाटर जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर के नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो एसिड रेन के रूप में जाना जाता है। अब ये जब एसिड गिरती हैं, कहीं पे भी गिरेंगी तो एसिड क्या करती है, जला देती हैं या उससे फोड़ा फुंसी हो सकता है, या कैंसर भी हो सकता है, स्किन डिजीज भी हो सकता है। उसके साथ साथ हमारा जो ताजमहल था वो भी खराब कोरेड होने लगा था। अब पॉइंट में क्या दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है तथा नाइट्रिक एसिड बनाता है का निर्माण करते हैं। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। H2SO4 और HNO3 का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ एसिड भूमि पर आते हैं, जिससे आँखों एवं त्वचा पर रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाता है तथा संगमरमर की भी इमारतें भी पीली पड़ जाती हैं, जैसे हमारा ताजमहल हो गया था, जिसे स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वे में एसिड रेन सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश है। नॉर्वे में एसिड रेन से ज़्यादा प्रभावित देश है ये नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी स्वीडन है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सी पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुषमा द्वीप, हीट आइसलैंड कौन क्या हो जाएगा, आइलैंड्स मतलब कि द्वीप। उष्मा द्वीप का मतलब किसी नगर या महानगरीय क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा जो आसपास के क्षेत्रों में तुलना अधिक गर्मी होती है। आसपास के क्षेत्र हैं उससे उसकी तुलना में ज़्यादा अधिक गर्म होते हैं। यह आमतौर पे इंडस्ट्रियल एरिया का होता है। कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल एरिया का होता है, जहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है कि उष्मा के द्वीप बनने का यह कारण है कि नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक भूमि को कवर को सड़कों, इमारतों और अन्य सतहों में बदल जाता है। जो मतलब नेचुरल भूमि है उसको किस में बदल देंगे, सड़कों में, इमारतों में बदल देंगे और अन्य सतहों में बदल देंगे, जो सूर्य की गर्मी अवशोषित और धारण करते हैं, ऑब्जर्व कर लेंगे और वहीं पे रखा रहेगा जो हीट है, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। उष्मा द्वीप प्रभाव से पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और समाज कई प्रकार से बुरे प्रभाव पड़ते हैं। क्या बनते हैं, अलग अलग प्रकार से बुरे प्रभाव उसमें डालते हैं। अब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स का अर्थ है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो यह बताने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है कि वर्तमान में हवा कितनी प्रदूषित है। यह कितनी प्रदूषित होने का अनुमान है। AQI की रेंज जो होती है 0 से 500 तक होती है। AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज क्या होती है, 0 से 500 तक होती है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स स्वच्छ वायु अधिनियम द्वारा नियंत्रित 5 प्रमुख वायु प्रदूषणों के स्तर पर आधारित है। पहला क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन, दूसरा क्या है, पार्टिकल पॉल्यूशन और कार्बन, तीसरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 5 क्या है, स्तर हैं। ठीक है, नियंत्रित 5 प्रमुख स्तर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस, ओजोन परत क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन लेयर क्या होती है और इसका काम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक परत है जो ओजोन गैस की सघनता, कंसंट्रेशन ओजोन गैस ज़्यादा मात्रा में होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य से उच्च आवृत्ति के परावैंगनी किरण मतलब UV रे की 90 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है। मतलब UV रे को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। इट ऑब्जर्व 90 to 99% ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन से आने वाला अल्ट्रावायलेशन रेडिएशन को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है। इससे स्किन डिजीज भी होती है। अब ओजोन परत की मुख्यतः परत क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है, कि निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 से लेकर के 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किस लिए किया गया था, ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ओजोन की परत की अवक्षय को नियंत्रित करने के लिए 1987 में, कब, 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर समझौता किए गए, हस्ताक्षर किए गए, और जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मीन्स ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको करना चाहिए
और कब कब चीज़ें हमको करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया था यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अब इसका इंग्लिश वर्जन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। एन इंटरनेशनल ट्रीटी क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, मतलब कि साइन किया गया, वाज साइंड इन 1987 1887 में साइन किया गया टू कंट्रोल द डिप्लेशन, डिप्लेशन के कंट्रोल को करने के लिए ऑफ द ओजोन लेयर के विच इज नोन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जा गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक समझौता क्या है, विश्व के लोग आकर के यहाँ पे समझौता किए थे जो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले लगभग 100 मानव निर्मित रसायन जो हैं, मानव के द्वारा बनाए गए रसायन है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलान के उत्पादक और उपभोग का नियमन करता है, तो उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश वर्जन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट, क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक एग्रीमेंट है दैट रेगुलेट, जो रेगुलेट करता है द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ नियरली 100 ह्यूमन मेड केमिकल्स, जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसका कंजम्पशन हो रहा है 100 मानव निर्मित केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हेलोन दैट डैमेज द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बनाने का या यूज करने का कम हम लोग करेंगे या उनको बैन कर देंगे, तो जिससे हम लोग का क्या होगा, ओजोन का क्षरण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं क्या डिस्कस किया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अलग अलग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 197 देशों ने पुष्टि किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 197 देश आए थे और जिससे यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सार्वभौमिक पुष्टि करने वाली सबसे पहली संधि बनी है। मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा देश मिल करके इसमें भाग लिए थे। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज़ बीन नॉट रेटिफाइड बाई 197 कंट्री, मेकिंग इट फर्स्टली ट्रीटी इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन के लिए यूनिवर्सल, जो सबको एक साथ मिलकर के आकर के काम करना चाहिए, ओजोन का क्षरण न हो। अगर ओजोन का क्षरण होगा तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ेंगी, जैसे स्किन डिजीज, मीन्स कैंसर भी स्किन का बढ़ सकता है। तो हमको पूरे विश्व में आकर के मिल करके एक साथ एक मंच पे हमको वर्क करना चाहिए, हम लोगों को वर्क करना चाहिए। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने में सफल रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन को क्षरण करने में जो उत्सर्जन पदार्थ हैं उसको कम करने में सफल रहा है और समय समय पर ओजोन परत की पुनरुत्थान की अनुमति देता है, मतलब उसको अच्छे कैसे बनाया जा सकता है उस पर भी ये अनुमति देता है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज़ बीन सक्सेसफुल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो सक्सेसफुल है इन रिड्यूस करने के लिए द इमिशन ऑफ कार्बन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो ओजोन को खराब करने वाला सब्सटेंस है, जो डिप्लीट करने वाला सब्सटेंस है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। एंड अलाउइंग टू रिकवरी द ओजोन, और अलाउ किया जा रहा है रिकवरी करने के लिए ओजोन लेयर का ओवर द टाइम, ज़्यादा समय से। और हम वियना समझौता के बारे में समझते हैं। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है। वो ओजोन परत में होने वाली हानि से बचाने के लिए अब तक किया गया सबसे महत्वपूर्ण समझौता है कौन, वियना समझौता। इस समझौते में पहली बार 22 मार्च 1985 को 28 देश द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। वियना समझौते में 28 देश के द्वारा 1985 में क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। ओके दोस्तों, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, ओजोन परत के क्षरण पदार्थों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ओडीएस पर नियंत्रण लगाना। क्या करना, ओजोन क्षरण जो सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या है, नियंत्रण लगाने की कोशिश करेंगे इस वियना समझौते के द्वारा। ओडीएस में CFC, हेलान, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरोकार्बन H हेलान आदि शामिल हैं। इन सबों को बहुत कम मात्रा में या ना की मात्रा में बनाया जाएगा। ये इस मीटिंग में ऑस्ट्रिया समझौते में किया गया। वियना समझौते के अंतर्गत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव पेश किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एटमॉस्फेयर है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरी हुई
घनी चादर को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। किस पे? एटमॉस्फेयर पर निर्भर करते हैं। वायुमंडल की संरचना कैसे कैसे होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या है वायुमंडल में, क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। ये फिगर में देखिए ध्यान से, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या किया है तो उसमें भी देख लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कि क्या दिया हुआ है। स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर रहता है 15 टू 56 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर का। इसमें हम क्या करते हैं, हॉट एयर बैलून भी उड़ा सकते हैं। उसके साथ साथ 0 से लेकर के 12 से लेकर के 18 किलोमीटर, मतलब 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक ये होती है। उसके साथ साथ इसी में हम लोग क्या उड़ाते हैं, ये जो एरोप्लेन को भी उड़ाया जाता है। इसी में पर्वत उर्वत इसी में होते हैं, ठीक है। मतलब कि 12 से लेकर 18 किलोमीटर, 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है। अब हम स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में पैरासाइट से लोग नीचे आते हैं और 11 से 50 किलोमीटर के बीच की ये होती है। और क्या होता है 56 से लेकर के 56 पॉइंट से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर। और 25 से लेकर के मेजोस्फीयर में 25 से लेकर के 86.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये टेम्परेचर। और ये किलोमीटर कितना है 50 से लेकर के 90 किलोमीटर तक क्या होता है मेजोस्फीयर में होता है। अब थर्मोस्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं। 80 से लेकर के 800 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर होती है। और इसका टेम्परेचर क्या होता है कि 85 से लेकर के 1200 से डिग्री सेल्सियस तक होता है। और 800 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक एक्सोस्फीयर में होता है। इसमें सैटेलाइट्स को उड़ाए जाते हैं और जो ये सारी चीज़ें उड़ती हैं 1200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। अब हम इसको छोटा करके देखते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्या है वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है, अब इसको पॉइंट में देख करके डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्या क्या किया है। हमारा वायुमंडल 5 परतों लेयर में विभाजित है जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हैं। किससे? पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हैं। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल मेसोस्फीयर और वायुमंडल थर्मोस्फीयर। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर और क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में, ट्रोपोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फीयर क्या होता है कि क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई क्या होती है 13 किलोमीटर है। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा आदि, तूफान, कोहरा, ओला वर्षा, ये सब इसी परत के अंदर होता है, मीन्स ट्रोपोस्फीयर के अंदर होता है। ये पूछा जाता है यहाँ से कि कोहरा कौन से स्फीयर में होता है, तो ट्रोपोस्फीयर में होता है। अब नेक्स्ट मंडल जो है क्या है, समताप मंडल के बारे में डिस्कस। स्ट्रेटोस्फीयर में क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग का समताप मंडल होता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में कौन सा होता है, समताप मंडल होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैलता है और यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसमें बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं। यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन लेयर का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मध्यमंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्यमंडल मेसोस्फीयर, यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। क्या होती है, वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। कहाँ से? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है मध्यमंडल। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मेटेराइट्स इस परत से आने पर जल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जब हमारे एटमॉस्फेयर से टकराएंगे तो जल जाएंगे, आग लग जाती है उसमें और ख़त्म हो जाते हैं। वायुमंडल थर्मोस्फीयर, क्या है, वायुमंडल थर्मोस्फीयर। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अतिरिक्त तीव्रता से बढ़ता है। और आयन मंडल में इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। क्या है, जो बाह्य वायुमंडल है 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स इस परत का पुनः
पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अब हम बहिर्मंडल के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सोस्फीयर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सोस्फीयर क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। हल्की गैसें जो होती हैं जिनको हम नोबेल गैस भी बोलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सब क्या है? गैसेज के रूप में होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? ये हल्की गैसेज हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या किसके सौर सिस्टम के बारे, सौर मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। सौर मंडल में सोलर सिस्टम, सूर्य जो है, सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह, क्या 8 प्लेनेट्स, उपग्रह, सैटेलाइट्स तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर के सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड मिलकर के क्या बनाते हैं? जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड या उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम सूर्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य क्या होता है, सूर्य में क्या स्टार है कि ये प्लेनेट है, उसके बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, लाइट एवं हीट एकमात्र स्रोत है। लाइट का और हीट का एकमात्र स्रोत है सूर्य। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सन है ये एक स्टार है। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है। ये पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड होता है। इस गति से मीन्स लाइट को सन से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंचने में इतना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होता है? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं और सूर्य के दूरी के अनुसार बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, अर्थ, पृथ्वी, मंगल, मार्स और बृहस्पति, जुपिटर और शनि, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं। दोस्तों क्या है? ये सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ क्या है कि एक निश्चित पथ, फिक्स्ड पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। कैसे? दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, फैले हुए हैं। ये कच्चा ऑर्बिट्स कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होते हैं। नज़दीक का ग्रह होता है कौन? बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। और ग्रह अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर घूमना स्थिर कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करना रिवॉल्यूशन कराता है। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण को बोला जाता है, रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रिवॉल्यूशन, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो उसको रिवॉल्यूशन मोशन के द्वारा घूमती है। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड है। ठीक है, प्लूटो बौने ग्रह है। ये क्या? प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। शुक्र एवं यूरेनस पृथ्वी को छोड़ करके शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई के दिशा में होती है। किसका? शुक्र और यूरेनस का क्लॉकवाइज ये घूमते हैं। अब हम बुध के बारे में डिस्कस करते हैं। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। और इसका परिक्रमण काल क्या होता है? 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा देता है। कौन? सबसे कम समय में बुध जो होता है ये सबसे कम समय में मरकरी चक्कर लगा देता है, लगभग 88 दिनों में, 88 डेज में। इसका कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है। अब शुक्र के बारे में डिस्कस करते हैं। शुक्र क्या करता है?
कि शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र क्या है? सबसे पृथ्वी का निकटतम और सूर्य से सबसे दूर गर्म ग्रह है। ठीक है, मतलब कि सबसे निकटतम है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। वीनस प्लेनेट का को यह नाम प्रेत और सुंदरता की देवी रोमन के नाम पर दिया गया। जो वीनस प्लेनेट है, वीनस नाम दिया गया, प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। क्या देता है? चंद्रमा के बाद ये ज़्यादा चमकीला दिखा था शुक्र ग्रह। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि वीनस प्लेनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अब हम अपने पृथ्वी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, द अर्थ। अर्थ क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी से तीसरा ग्रह है। क्या है? पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से क्या तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है। पोल्स क्या है? थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसे आकार को भू आभ कहा जाता है, मतलब जियॉड कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह सैटेलाइट्स है, चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा जो है सैटेलाइट्स है पृथ्वी का। ठीक है, अंतरिक्ष से केवल अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। कैसे नीले रंग की दिखाई देती है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी, ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर लंबवत कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। झुके होने के कारण अलग अलग प्रकार के मौसम आते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। उपसौर पेरीहेलियन क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, पृथ्वी जब सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर पेरीहेलियन बोलते हैं। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अपसौर क्या होता है? एपीहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको एपीहेलियन बोलते हैं, मीन्स अपसौर बोलते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ये पूछा जाता है कि 4 जुलाई को कौन सी स्थिति होती है? अपसौर होती है कि उपसौर होती है? तो अपसौर होती है, मीन्स एपीहेलियन होती है। अब हम मार्स के बारे में डिस्कस करें, मंगल के बारे में। मंगल क्या है? सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे दूसरा छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का मंगल है। मंगल ग्रह की मिट्टी के में लव ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लव ऑक्साइड पूछा जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। ये पूछा जाता है कि लाल रंग मंगल का क्यों दिखाई देता है? तो लव ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डीमोस। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। नंगी आंखों से देखा जा सकता है मंगल को। ठीक है, पृथ्वी से नंगी आंखों मतलब कि कोई भी चीज़ ऐड नहीं लगाएंगे, जैसे मैं टेलीस्कोप नहीं लगाएंगे तब भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बृहस्पति के बारे में डिस्कस करते हैं। बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति ग्रह जुपिटर प्लेनेट। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है। ये पूछा जाता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जुपिटर प्लेनेट है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं, 67 सैटेलाइट्स हैं। अब हम शनि ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। शनि ग्रह कौन? सैटर्न प्लेनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय, छल्ला पाए जाते हैं। टाइटन ग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है ना, शनि का क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं और 67 जो होते हैं किसके उपग्रह होते हैं? बृहस्पति के उपग्रह 67
होते हैं। अब हम अरुण के बारे में बात करेंगे, यूरेनस के बारे में। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने कब की थी, तो 1781 में की थी, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। सैटेलाइट्स कितने हैं? 27 सैटेलाइट्स हैं। अब हम वरुण के बारे में डिस्कस करते हैं। वरुण, नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे दूर ग्रह है। कौन? वरुण, नेपच्यून। यह सबसे ठंडा ग्रह है और नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। सैटेलाइट्स कितने हैं? 14 सैटेलाइट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? 14 सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स क्या होता है? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स बोलते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। और जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कौन? चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं, जो भेजा गया है पढ़ने के लिए, मतलब कि एजुकेशन में काम लेने के लिए इन सब उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को भेजे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी आपको। और ये सीरीज़ नेक्स्ट अगली वीडियो हमको लग रहा है ख़त्म हो जाएगा, और इस वीडियो को आप देख करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस वीडियो के हेल्पफुल बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपके नंबर गेन करेंगे। मीन्स 30 में से 30 नंबर इससे आप गेन कर सकते हैं। ईवीएस में 30 में से 30 आउट ऑफ 30 पा सकते हैं, जिससे कि आपको 150 में से 90 प्लस लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ईवीएस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम और भी क्लासेज लेना शुरू करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार।